नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। क्रिसमस के लिए अब बस कुछ ही दिन बाकी है। देश और दुनिया से इस पर्व को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में हमारी आज की पहली गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है पूरी दुनिया पर चढ़ा क्रिसमस का रंग। जी हां, आपको बता दें कि शहरों की सड़कें जगमगाती रोशनी से सजी हुई है। चर्चों में खास प्रार्थनाएं हो रही हैं और बच्चों की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा है। और इस जश्न में सबसे बड़ी मुस्कान लेकर पहुंच रहे हैं सांता क्लॉज। अलग अलग अंदाज में सांता बने कलाकार बच्चों के बीच पहुंचकर गिफ्ट बांट रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। देश और दुनिया में क्रिसमस का जश्न। अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं सेंटा। कहीं बर्फीली ठंड में सेंटा क्लॉज बच्चों को तोहफे बांट रहे हैं, तो कहीं समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग करते हुए अंडर वाटर सेंटा लोगों को चौंका रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में क्रिसमस का खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहां उज्जैन की सड़कों पर क्रिसमस से पहले सेंटा की परेड निकाली गई और प्रभु यीशु के प्रेम और शांति का संदेश दिया गया। सेंटा शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने धूमधाम से क्रिसमस का जश्न मनाया और परेड में बैंड बाजे ढोल की धुन पर जमकर थिरके लोग। उज्जैन समेत देश के अलग अलग हिस्से में क्रिसमस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिलांग में भी क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं। शिलांग में सड़कों पर सेंटा की परेड निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां रोशनी से जगमग है सेंटा मैरिज एकेडमी और आस्था और आकर्षण का केंद्र बना है ये 30 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री। सेंट मैरिज एकेडमी परिसर में सेक्रेड हार्ट चर्च के बैनर तले क्रिसमस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक रंग बिखेरे गए। कार्यक्रम में चर्च के 6 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। इसमें सामूहिक गायन, सोलो सिंगिंग और नाट्य प्रस्तुतियां पेश की गई। विद्यार्थियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश जीवंत कर दिया और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान सबसे बड़ा आकर्षण 30 फुट ऊंचा भव्य क्रिसमस ट्री रहा, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। पूरा परिसर रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में भी भव्य परेड, रोशनी से सजे बाजार और क्रिसमस ट्री ने शहरों को जगमगा दिया है। इस बार सेंटा की सवारी बेहद खूबसूरत और शानदार है। अमेरिका के फ्लोरिडा में सेंटा क्लॉज स्कूबा गियर में नजर आए, जहां समुद्र के भीतर उन्होंने खास अंडर वाटर क्रिसमस डाइव की। की लार्गो के प्लेजर रीफ पर सेंटा ने एल्व्स और मरमेड के साथ समुद्र में गोता लगाया। इस बीच मछलियां और समुद्री जीवों के बीच एक अनोखा नजारा देखने को मिला। वहीं इटली में क्रिसमस की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ साइकिल, बाइक और नावों पर सवार सेंटा नजर आए। रोम में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों सेंटा साइकिल रैली में शामिल हुए। कोलोसियम से ट्रास्टेवरे तक उत्सव का ये अनूठा सफर चला। आने वाले कुछ दिनों तक क्रिसमस के पर्व की रौनक पूरी दुनिया में देखने को मिलने वाली है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, क्रिसमस की रौनक आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर, वहां की खूबसूरत वादियों को दिखाते हैं। बर्फबारी ने दरअसल पूरा इलाका बेहद आकर्षक बना रखा है। कश्मीर घाटी ठंड के आगोश में समा गई है। चारों तरफ केवल बर्फ की सफेद चादर बिछी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है बर्फ की बारिश, चमक रहे पहाड़।
जी हाँ, आपको बता दें कि पहाड़ों पर प्रकृति की खूबसूरती को निहारने दूर दराज से सैलानी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि प्रकृति के श्वेत श्रृंगार ने नए साल के उत्सव में अभी से रंग भरना शुरू कर दिया है। घाटी की खूबसूरत वादियां इन दिनों पूरी तरह बर्फ से ढक गई हैं। हरे भरे मैदान अब चमकती सफेदी में तब्दील हो गए हैं। घाटी की ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार न सिर्फ सैलानियों को था, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग भी इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि बर्फबारी केवल अपने साथ बर्फ नहीं लाती, बल्कि वो मुस्कान लाती है, जो सैलानियों को पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ देती है, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका। बर्फबारी से सैलानियों से लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और इस नज़ारे को आंखों और कैमरों में कैद करने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। बर्फ के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी जमीन ही नजर आएगी। पेड़ पौधों से लेकर गाड़ियों और छतों तक बर्फ ही बर्फ है, मानो गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में हिमकाल शुरू हो गया हो। बर्फबारी का ये भव्य नजारा घाटी की बेहद खूबसूरत जगह गुलमर्ग का है। यहाँ आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। गुलमर्ग को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। हर मौसम, हर सीजन की अपनी खूबसूरती है, लेकिन सर्दी यानी कि विंटर टूरिज्म की जब बात होती है तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है। क्यों? वो मेरे आसपास आप देख सकते हैं। सीजन का पहला हेवी स्नोफॉल हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बॉलीवुड का मूवी सेट है। स्मोक गन्स जो है चल रही हैं, लेकिन ये कुदरत की स्मोक गन्स हैं और एक कुदरत का कैनवस है। तो गुलमर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत, भारी बर्फबारी और आज शाम तक भी बर्फ जो है रुक रुक के हो सकती है। गुलमर्ग में इस खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं प्रे कर रही थी, मैंने वैष्णो देवी दर्शन करा तो मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज जब मैं जाऊं तो बर्फबारी हो जाए, और आज अपनी आंखों से मैं लाइव देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुना था बर्फ के बारे में उतनी ही खूबसूरत, उससे ज्यादा है। तो उससे भी ज्यादा है। आप कैमरे में वो चीज नहीं दिखा सकते, जो लोग यहाँ पे आकर के एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा। पहली बार बर्फ देख रहे हैं? हाँ, पहली आया, बहुत एक्साइटेड। तो लकी हैं कि पहली बार आए और बर्फ भी। हाँ, मैं बहुत लकी है। वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, सही बताऊं तो। और मतलब कुदरत है, और अभी तो फिलहाल घर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। गुलमर्ग की नहीं, घाटी की ज्यादातर जगहों पर लगभग कुछ इसी तरह का नजारा है। सोनमर्ग के पहाड़ तो चांदी की तरह चमक रहे हैं। यहाँ बर्फबारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े। रात को सो गए, ऑटो वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़ेगी आपको उठाएंगे, बट सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में भी सड़क के दोनों ओर आसमान से बातें करती ऊंचे पहाड़ पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरती सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परतें ऐसा एहसास करा रही हैं मानो कोई आम सड़क नहीं बल्कि जन्नत के सैर हो। दूसरी बर्फबारी जो बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। हम अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। लद्दाख भी बर्फबारी के आगोश में आ गया है। यहाँ ताज़ा बर्फबारी ने हिमयुग जैसे हालात बना दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शानदार कलाकार ने एक नायाब पेंटिंग कैनवास पर उकेर दी हो। और कश्मीर में कल से चलई कला की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ शुरू हो गया है कश्मीर का फेरन डे सेलिब्रेशन। जी हाँ, दरअसल कश्मीर में हर साल चलई कला की शुरुआत के साथ ही इंटरनेशनल फेरन डे मनाया जाता है, जिसमें फेरन पहनना पारंपरिक परिधान को बढ़ावा देने का उद्देश्य माना जाता है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। ठंड में बढ़ी कश्मीरी फेरन की मांग। आपको बता दें कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग ने लाल चौक के प्रतिष्ठित घंटाघर में अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस समारोह का आयोजन किया है, जो कि कश्मीर की 40 दिनों की भीषण शीत ऋतु जश्न चलई कला के प्रारंभ का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में कलाकार, कारीगर, अधिकारी, युवा और संस्कृति प्रेमी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए।
जिनमें से कई पारंपरिक फेरन पहने हुए थे। ठंड और रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद ऐतिहासिक शहर का केंद्र कश्मीरी संस्कृति के रंगों से जगमगा रहा था। कश्मीरी कवि जमाल बुडगामी ने लाल चौक में फेरन दिवस मनाया और इस परिधान को कश्मीर की पहचान, लचीलेपन और सदियों पुरानी परंपरा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए बुडगामी ने कहा कि फेरन जैसे सांस्कृतिक परिधानों का संरक्षण कश्मीरियत की रक्षा और विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। कश्मीर में सबसे ठंडे मौसम चलाई कलां की शुरुआत आज से ही होती है। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक, ऐतिहासिक लाल चौक में खड़े हैं और आज ही के दिन पिछले कई सालों से वर्ल्ड फेरन डे भी मनाया जाता है। फेरन कश्मीर में ठंड से बचने का एक ऐसा पोशाक है जो सदियों से कश्मीर के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड फेरन डे जो है वो कश्मीर के अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि दिल्ली में भी मनाया जाता है। और यहाँ पर आज ऑल इंडिया मोदी फैन क्लब की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पुतले हैं उनको भी फेरन पहनाया गया। कश्मीर में चलई कला यानी कि बर्फीले दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है चलई कला और क्यों इन्हें कश्मीर में सबसे सर्द दिन माना जाता है। असल में कश्मीर में इन दिनों भीषण ठंड पड़ती है और इसी को चलई कला कहा जाता है। चलई कला का दौर 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर से हो गई और ये पूरी जनवरी तक चलेगा। चलई कला के पहले दिन फेरन डे मनाया जाता है। फेरन एक गर्म कपड़ा होता है जो कि ठंड से बचाता है। चलई कला के दौरान तापमान रहता है 0 से नीचे, जबकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर दिखता है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कांगड़ी एक अंगीठी होती है जिसमें कोयले रखे जाते हैं। कांगड़ी में रखे कोयले गर्माहट देते हैं और इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। मध्य प्रदेश से पहली बार बाघिन को ट्रांसलोकेट किया गया है। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन को हेलीकॉप्टर से राजस्थान भेजा गया है। देश में पहली बार किसी टाइगर का हेलीकॉप्टर से इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन किया गया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है, हेलीकॉप्टर से बाघिन का ट्रांसलोकेशन। आपको बता दें कि पेंच के बाघिन को वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर से राजस्थान ले जाने में सफलता मिली है। माना जा रहा है कि देश में पहली बार किसी टाइगर का हेलीकॉप्टर से इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन पूरा किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व की 3 साल की PN224 बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। ये पूरी कवायद राजस्थान में बाघों को जीन पूल सुधारने की कवायद है। दरअसल राजस्थान में लगभग सभी बाघ एक ही जीन पूल के हैं, इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व से अलग जीन पूल की बाघिन को राजस्थान ले जाया गया ताकि बाघों की आने वाली नस्लें स्वस्थ हों। पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने सबसे पहले राजस्थान भेजने के लिए बाघिन PN224 की पहचान की। उसके बाद जंगल में 50 कैमरे लगाकर बाघिन को ट्रैक किया गया। इसके लिए राजस्थान से एक टीम भी सिवनी आई। बाघिन को ट्रैक करने के बाद हाथी दल के साथ बाघिन को ट्रैंकुलाइज करके रेडियो कॉलर लगाया गया और उसके बाद उसे राजस्थान भेजा गया। अब बात इंदौर के उस कारोबारी की जिसने ये दिखा दिया कि अगर हौसला हो, साहस और संघर्ष के बदौलत फर्श से अर्श तक का सफर तय किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र धनोटिया की, जिसने अपनी लगन और मेहनत से 25 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाली कंपनी खोल ली है। हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है, चाय से शून्य से शिखर का सफर। आपको बता दें कि राजेंद्र के सपनों के पूरे होने की कहानी है। राजेंद्र धनोटिया के आयुर्वेदिक चाय का इंदौर में ऐसा कमाल हुआ जिससे उनकी इंदौर में दुकानें और आय लगातार बढ़ती चली गई। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों, लक्ष्य साथ हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे छोटे से गांव सेमली से निकलकर इंदौर जैसे बड़े शहर में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन नवोदय विद्यालय के टॉपर रहे राजेंद्र धनोटिया के लिए ये बहुत मुश्किल भी नहीं रहा। राजेंद्र धनोटिया नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए हैं और उन्होंने 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया था।
लेकिन पढ़ाई में अव्वल होने के बावजूद उनका सपना किसी दफ्तर की नौकरी करने का नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना था जिससे उनकी पहचान बने। लिहाजा वो पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदौर गए। जेब में उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर था। राजेंद्र ने इंदौर स्टेशन के बाहर झाड़ू लगाई और छोटे मोटे काम किए। हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कभी मेहनत से शर्म नहीं की। काम कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। इसी फलसफे से जिंदगी में आगे बढ़े और उन्होंने छोटी सी दुकान खोल ली। शुरुआत में वो सामान्य चाय बनाते थे, लेकिन लोगों को उनके हाथ की चाय कुछ अलग लगी। स्वाद, खुशबू और अपनापन तीनों में कुछ खास ही था। इसलिए राजेंद्र ने लोगों के दिल में जगह बना ली। ऐसे में उनके मन में सवाल उठा कि जब उनकी चाय लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो इसे और बेहतर बनाने के उपाय क्यों नहीं किए जाएं? इसके बाद जन्म हुआ उनकी उत्साह आयुर्वेदिक चाय का, जिसके बाद आज वो मेहनत, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुके हैं। इंदौर आया था 2000 में आफ्टर 12th का मैं टॉपर हूँ नवोदय स्कूल का। लेकिन मेरा डे फर्स्ट था कि मुझे खुद का काम करना है सर, मतलब मुझे रोजगार देने वाला बनना है। डे फर्स्ट से मेरा था, मतलब फिर मैं एक जगह झाड़ू पोछा करता था, काम करता फिर धीरे धीरे करते फिर यहाँ तक हम पहुँच गए सर। अभी हमारे पास 284 टीममेट्स हैं और 5 आउटलेट है शहर में। और मेरा लक्ष्य है 2045 तक मैं, अब मेरी जो कंपनी है असेंबली फूड्स, मेरे गांव के नाम से बनाई, असेंबली फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं 1 लाख करोड़ की बनाऊंगा और 2 लाख लोगों को रोजगार देने का मेरा विजन है सर। कोरोना काल में जब लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर जूझ रहे थे, उस दौरान राजेंद्र की चाय ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। राजेंद्र ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, मसालों और सेहत से जुड़ी चीजों को मिलाकर एक खास फॉर्मूला तैयार किया। उत्साह आयुर्वेदिक चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि थकान दूर करने, ताजगी देने और शरीर को ऊर्जा देने वाली चाय बन गई। कोरोना के बाद मेरे को आइडिया आया, जब कोरोना का समय था, जब लोगों की इम्यूनिटी कम होने लगी, तब मैं तो चाय बना ही रहा था। मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा अपन एड ऑन करते हैं, फिर वही से मेरे को आइडिया आया है। तब से फिर मैं इसके अंदर लौंग, तुलसी, इचिविया, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केसर, ऐसी टोटल में 15 से 16 जड़ी बूटी ऐड करके मैं पिलाने लगा। आज हाल ये है कि उनकी दुकान पर रोजाना करीब 550 लीटर चाय बिक जाती है और सभी 5 आउटलेट्स और करीब 10,000 कप चाय रोज लोगों को पिलाते हैं। ये व्यक्ति जो है राजेंद्र धनोतिया जी, ये इनने इसका पर्सनल टच डाल रखा है और इनके लाए हुए कुछ अपने ओरिजिनल मसाले हैं वो जो इसमें डालते हैं, तो इसके ऊपर क्या पूरा इंदौर मोहित हो गया है अभी। और दूर दूर से लोग जो है वो चाय पीने के लिए आते हैं और मैं भी आया हूँ। राजेंद्र की चाय की दुकानों पर 290 कर्मचारी काम करते हैं। उन दुकानों से वो 48 लाख रुपए सैलरी देने के अलावा और 10 लाख जीएसटी हर महीने भरते हैं। आज उत्साह आयुर्वेदिक चाय इंदौर के युवाओं की पहली पसंद बन गई है। लगातार क्वालिटी पर ध्यान देने से राजेंद्र का ब्रांड तेजी से बढ़ा। आज राजेंद्र धनोतिया का सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। टेस्ट की अगर बात करें तो ऐसा टेस्ट हमें मिलता ही नहीं है सर। कामकाज मेरा यही है, ऑफिस सतीशाही पे ही है, तो चाय पीने के लिए स्पेशली यहीं आते हैं। जो इंसान कभी झाड़ू लगाकर दिन गुजारता था, आज वो कई लोगों को रोजगार दे रहा है। राजेंद्र की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालातों से डर जाता है, लेकिन हौसला अगर राजेंद्र की तरह हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, सफलता जरूर मिलती है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और संगम नगरी एक बार फिर से करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत करने के लिए तैयार हो रही है। प्रयागराज में 2026 के माघ मेले की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक माघ मेले को राज्य सरकार मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है माघ मेले में भगवा चमक। जी हाँ, इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार एक अलग ही अनुभव कराने की तैयारी में है, इसलिए माघ मेले का भगवाकरण किया जा रहा है। जी हाँ, इस बार माघ मेले को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। साधु संतों के शिविर भगवा हैं, मठों के द्वार पर भगवा सजावट है। इतना ही नहीं, नाविकों ने अपनी नावों को भगवा रंग से रंग दिया है।
दरअसल सनातन में भगवा रंग त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की किरणें लालिमा लिए भगवा रंग की होती हैं, तो वहीं अग्नि का भी रंग भगवा है। इस सनातन रंग का सनातन धर्म में विशेष महत्व है, इसलिए इस बार माघ मेला भगवा में हो रहा है, ताकि मेले में आने वाले साधु संतों को, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को यहाँ सनातन दर्शन की झलक देखने को मिल सके। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और अब ये मेला आकार लेने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु संतों के जो टेंट हैं वो बनाए जा रहे हैं, पार्टून पुल है उसको भगवा किया गया है और ये जो साधु संतों के पंडाल हैं वो भी भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं। पूरे मेले का भगवाकरण किया जा रहा है और इस तरह से ये मेले की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू हो जाएगी। साधु संत आना शुरू हो जाएंगे, कल्पवासी आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु आकर के संगम की रेती पर अपना आस्था की यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएंगे। तो यह चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भजन क्लबिंग की महफिल में। दिल्ली में भजन क्लबिंग एक नया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड बन गया है, जो कि खास करके जेन ज़ी और युवा पीढ़ी के लिए लोकप्रिय हो रहा है। इसमें रात को क्लब जैसी सेटिंग में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की जगह भजन और कीर्तन की धुन पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है, जेन ज़ी में बढ़ रहा है भजन क्लबिंग का ट्रेंड। देखिए, ये अनुभव केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी देता है। इस नए ट्रेंड में युवा अब EMD बीट्स की जगह भजन के रिदम पर नाचते और ध्यान केंद्रित करते हैं। अब मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज की पीढ़ी उसको एक नए तौर पर जो है अनुभव कर रही है। भजन क्लबिंग एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोग अब क्लबिंग की जगह जो है भजन सुनना कुछ इस नए अंदाज में पसंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको हर एक वर्ग में लोग मिलने वाले, चाहे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए या बुजुर्ग की बात की जाए, हर कोई आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन किसी क्लबिंग में नहीं, हाथों में ग्लासेस नहीं, किसी तरीके का नशा नहीं, बस नशा है तो वो इस भक्ति का है, जो आप अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है इस नए अनुभव को जो है वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और भजन क्लबिंग अब एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जहां लोग डांस फ्लोर पर नहीं बल्कि भक्ति के मूड में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, किस तरीके से झूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाकई में एक नया अनुभव है जो महसूस किया जा रहा है और ये आने वाले समय में एक नया मोड़ जो है वो जरूर लेगा। आपको यहाँ पे डीजे की लाइट्स दिख जाएगी, लाइव म्यूजिक दिख जाएगा, लेकिन साथ में दिखेगा आपको पारंपरिक भजन। और ये कॉम्बिनेशन युवाओं को आस्था से पूरी तरीके से जो है वो जोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों हाथ उठा के जिस तरीके से क्लब में एंजॉय करते थे वो आपको यहाँ एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छा है, मैं अटेंडिंग सच इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फैबुलस, बिल्कुल बिल्कुल नया मॉडर्न वर्जन है फॉर भजन एंड न्यू जनरेशन टू जॉइन। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।